हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि स्टडी IQ जीके। आज हम करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस जो हम पुराना करंट अफेयर्स है इसको रिवीजन करेंगे। इसका जो भी आपका जितने भी करंट अफेयर्स आ गए हैं उनको हम किस तरीके से याद करें, रिवाइज करें। तो यहाँ पे आपको मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप सभी के आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में देखिए हम लोगों से पूछा गया है कि शांतिलाल जैन को अभी हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे भी बन सकता है कि बताइए अभी हाल ही में बैंक का नाम देके पूछ सकते हैं कि इसके MD और CEO पद पर किसे अपॉइंट किया गया है। तो शांतिलाल जैन ऐसे भी याद हो जाएगा। तो बैंक का नाम क्या है? तो बैंक का नाम है आपका इंडियन बैंक। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। शांतिलाल जैन देखिए पहले जो थे वो बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत थे और अब वो इंडियन बैंक के बन गए हैं। इंडियन बैंक में किसके स्थान पर अपॉइंट किए गए हैं? तो जो शांतिलाल जैन है ये पद्मजा चंद्रू का स्थान इन्होंने लिया है और पद्मजा चंद्रू का जो कार्यकाल है वो 30 अगस्त को समाप्त हो गया था। सो अब जो नए MD बन गए हैं उनका नेम है शांतिलाल जैन। तो याद हो गया। चलिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है। टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले जो मरियप्पन थंगवल्लु हैं और शरद कुमार हैं ये किस खेल से जुड़े हैं? टोक्यो पैरालंपिक्स आपको पता है कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक हुए, उसके बाद पैरालंपिक हुए, उसमें मरियप्पन थंगवल्लु और शरद कुमार ने मेडल जीता है। उन्होंने जो मेडल जीता है वो किस संबंधित है? ऊंची कूद। ऊंची कूद का मतलब क्या हो गया आपका? हाई जंप। ठीक है, हाई जंप से संबंधित है और इन्होंने मेडल जीता। अब आप लोगों से एग्जाम में यहाँ से मेडल से क्वेश्चन बन सकता है कि इन्होंने कौन सा मेडल जीता है। तो देखिए मरियप्पन थंगवल्लु ने जो है वो रजत पदक जीता है और शरद कुमार ने यहाँ पे कांस्य। रजत पदक मतलब इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है ऊंची कूद में और शरद कुमार ने कांस्य का मतलब हो जाएगा ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगर हम टोक्यो पैरालंपिक की बात करें तो टोक्यो पैरालंपिक में भारत के द्वारा कुल 19 मेडल जीते गए थे, जो अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा भारत का। इसमें भारत ने 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी वाइज भी आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है स्टार्टअप क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने सार्वजनिक निजी भागीदारी जिसमें नाम है मिशन का इनोवेशन मिशन ये शुरू किया है। क्वेश्चन में आपको पता चल गया है कि ये मिशन किस लिए है? स्टार्टअप क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए। बात करते हैं अगर राज्य की, तो राज्य क्या हो जाएगा? पंजाब। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। पंजाब राज्य ने जो है वो इसको शुरू किया है। बात कर लेते हैं पंजाब की। तो पंजाब की स्थापना हुई थी देखिए 1 नवंबर 1966 को। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। विजेंद्र पाल सिंह बड़नौर यहाँ के गवर्नर हैं। मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है रविशंकर झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च किया? देखो नाम से हमें इसमें थोड़ा ही पता चल रहा है। भूकंप अलर्ट मतलब इसमें क्या होगा? पहले से ही चेतावनी दे दी जाएगी, पहले से चेतावनी मैसेज दे दिया जाएगा ताकि भूकंप के दौरान जो लोग फंस जाते हैं उनकी मदद करी जा सके और सभी जगह अलर्ट करके वो स्थान को खाली भी कराया जा सकता है। तो इस एप्लीकेशन को जो लॉन्च किया है वो किया है उत्तराखंड की सरकार ने। तो आंसर है उत्तराखंड। और ये जो ऐप है देखिए जो IIT रुड़की है और जो उत्तराखंड का राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उनके द्वारा संयुक्त रूप से इसको विकसित किया गया है। तो ऐप का नाम है भूकंप अलर्ट ऐप। किसने इसको डेवलप किया है? तो आंसर है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने वाले तमिलनाडु के कानून को रद्द कर दिया? कुछ टाइम पहले तमिलनाडु ने जितने ऑनलाइन गेम्स थे उन पर बैन लगाया था, लेकिन अभी हाल ही में एक न्यायालय है जिसने उस बैन को रद्द कर दिया। वो जो कानून बनाया था उसको ही रद्द कर दिया है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मद्रास उच्च न्यायालय। तो मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा जो है वो जितने ऑनलाइन गेम्स थे, ऑनलाइन गेम्स में भी देखिए जैसे पोकर हो गया, जो रमी वाले गेम्स होते हैं, जो गैमलिंग वाले गेम्स होते हैं ना, सट्टेबाज, उन पे तमिलनाडु ने कानून बनाया था कि ये प्रतिबंधित ही नहीं खेले जाएंगे, लेकिन उस कानून को मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा जो है वो रद्द कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर है मद्रास उच्च न्यायालय।
इसके बाद है हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों की मदद करने के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया। इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो अगर हम इस एप्लीकेशन के नाम की बात करें तो ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेल मदद जो है वो इस एप्लीकेशन का नाम है, जिसमें यात्रियों की मदद करी जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन टाइमिंग पे जो यात्री होते हैं उनको शिकायतें होती हैं बहुत सारी, उनकी शिकायतों के लिए एक उनको हेल्पलाइन का एक मंच दे दिया कि आप अगर कोई आपको शिकायत है, कोई रेलवे से आपको कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप इस एप्लीकेशन पे भी बता सकते हो, या फिर हेल्पलाइन नंबर है 139, इस पर भी कॉल कर सकते हो, या सोशल मीडिया के जरिए रेल मदद जो इन्होंने ऐप बनाया है वहाँ तक पहुँचा सकते हो ताकि आपकी शिकायत का निवारण किया जा सके। तो रेल मदद नाम से जो एप्लीकेशन है ये डेवलप करी है। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस अगस्त की किस तारीख को मनाया जाता है? क्वेश्चन में देखो, चलो आप लोगों को अगस्त तो दे दिया, बट ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में अगस्त आप लोगों को मिले, तो इसलिए आपको डायरेक्ट याद रखना है 12 अगस्त को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल यूथ डे। ये सेलिब्रेट होता है 12 अगस्त को। ये दिन जो मनाया जाता है, देखो युवाओं के द्वारा जो भी पहल शुरू करी गई है, जो इनिशिएटिव शुरू करे गए, जो कार्य शुरू करे गए, उनको आवाज़ देने के लिए मनाया जाता है। इस बार जो थीम रही वो थी ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लांटरी हेल्थ। ये जो है वो इस बार इंटरनेशनल यूथ डे की थीम रही। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में किस राज्य ने राज्य के बुनकरों के लिए, बुनकर्स होते हैं देखिए जो वीवर्स होते हैं, ठीक है, मैं आपको थोड़े थोड़े शब्दों की इंग्लिश भी बताती चलूँगी ताकि आप लोगों को ना इंग्लिश में थोड़ा समझने इंग्लिश स्टूडेंट को आसानी हो सके। तो जितने भी बुनकर्स हैं उनके लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा करिए ताकि जो कोविड के कारण उनकी स्थिति खराब हो गई है, बुरी तरह से प्रभावित हो गई है, उस चीज़ में उनको मदद मिल सके। तो इसके लिए कौन से राज्य सरकार ने विशेष पैकेज की घोषणा करी है? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा उड़ीसा। तो उड़ीसा की सरकार ने इसको घोषणा करी है। उड़ीसा की सरकार ने बुनकर्स जो हैं उनको 50,000 रुपये तक की ब्याज मुक्त ऋण की घोषणा करी। मतलब क्या है कि आप 50,000 रुपये तक का लोन ले सकते हो और उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 50,000 रुपये तक का आसानी से। इसमें देखो कम से कम 3,000 बुनकर्स के परिवारों को यहाँ पर मदद दी जा रही है। बुनकर्स को इसके अलावा बिजली और जितने भी जो इलेक्ट्रिसिटी फैंस है वो दिए जा रहे हैं ताकि आराम से वो अपनी बुनाई कर सके, जो भी डिज़ाइन है उसको कर सके। तो कोविड के दौरान जो इतना ज़्यादा उन पर इम्पैक्ट पड़ा, उन सभी के लिए उनको मदद करने के लिए इसको जो है वो उड़ीसा की सरकार ने शुरू किया। इसके बाद है हाल ही में कौन से राज्य ने एनईपी का मतलब होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो अभी नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो इसे लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बना है? दूसरे का मत पहला भी आपको पता होना चाहिए, बट दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। कर्नाटका जो है वो पहला राज्य था जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, पहला भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो मध्य प्रदेश की बात होती है तो मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956। राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सुजलाम अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो सुजलाम जो कैंपेन शुरू करा है, जो अभियान शुरू करा है, ये शुरू किया है जल शक्ति मंत्रालय ने। इंग्लिश में भी इसको जल शक्ति मंत्रालय ही बोलते हैं, जल शक्ति मिनिस्ट्री। ठीक है, अब देखो इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें है क्या। तो जो सुजलाम अभियान है, आज़ादी का जो अमृत महोत्सव सेलिब्रेट हो रहा है उसी का ही एक भाग है, जो 100 दिन का एक अभियान है पूरा। इस अभियान के तहत भारत के जितने गांव हैं, भारत के सभी गांव में अपशिष्ट जो जल प्रबंधन है उसके माध्यम से खुले में शौच मुक्त करने का एक लक्ष्य रखा गया है कि इस चीज़ को हम ख़त्म करेंगे, खुले में जो शौच है उससे मुक्त बनाएंगे। तो इस तरीके का ये अभियान है जिसको बोला है सुजलाम अभियान, जो कि जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया। इसके बाद एक कौन सी सोशल मीडिया कंपनी है जिसने बुलेटिन नाम से प्रकाशन और सदस्यता टूल का एक सेट लॉन्च किया है? तो ये बुलेटिन एक तरीके का आप इसको कोई प्रोग्राम बोल सकते हो या बुलेटिन नाम से शुरू किया है। तो ये किसने शुरू किया है? तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेसबुक।
अब देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं कि जो बुलेटिन है इसका क्या इस्तेमाल किया जाएगा, तो बुलेटिन में जितने लेखक हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा कि वो जो भी अपना कोई भी लेखन कार्य करना चाहें, कोई ऑडियो सामग्री है उसका समर्थन या ऑडियो सामग्री को यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। उसके लिए बुलेटिन नाम से जो टूल है वो फेसबुक ने यहाँ पर शुरू किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो राज्य का नाम बात करें तो राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में स्थापित करी गई थी। और हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो कैपिटल है शिमला, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लिंकर और मुख्य न्यायाधीश है लिंगप्पा नारायण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन से भारतीय बैंक ने सलाम दिल से पहल को शुरू किया? तो इस इनिशिएटिव को कौन से बैंक ने शुरू करा है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा HDFC बैंक। HDFC बैंक ने इस पहल को शुरू किया। देखो, इस पहल का उद्देश्य क्या है शुरू करने का? इसका मेन उद्देश्य ये है कि महामारी के दौरान जो डॉक्टर्स थे उन्होंने अपना बहुत एकदम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनको ही आभार व्यक्त करने के लिए, आभार का मतलब हो गया कि उनको थैंक यू करने के लिए ही यहाँ पर सलाम दिल से इनिशिएटिव को HDFC बैंक ने शुरू किया। इसी तरह से देखो, एक इनिशिएटिव ICICI बैंक ने भी शुरू किया था जिसका नाम था सैल्यूट डॉक्टर्स। उन्होंने सैल्यूट डॉक्टर नाम से जो बैंकिंग समाधान पैकेज है इसको लॉन्च किया था। तो साथ ही साथ में मैंने एक क्वेश्चन और आप लोगों को यहाँ पे बता दिया, याद रखिएगा। इसके बाद है, कौन से देश ने 2021 कोपा अमेरिका फुटबॉल जीता है? ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है। इस बार जो टूर्नामेंट जीता है वो अर्जेंटीना ने जीता है। एक बार और ध्यान रखना कि अर्जेंटीना ने फाइनल में किसे हराया था? ब्राज़ील को हराया था 1-0 से। और 28 साल में ये टीम का पहला खिताब था जो उन्होंने अपने नाम किया। रियो डी जनेरियो के मारकाना स्टेडियम में आयोजित किया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अर्जेंटीना ने इस टाइटल को जीता है। इसके बाद है, भारत में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये देखिए स्थित कहाँ पे है? अहमदाबाद में। तो ये इसको बोला जाता था गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के नाम से पहले जाना जाता था। तो इसका नाम क्या हो गया है? राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय हो गया है। एक चीज़ और ध्यान रखना, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो भाई गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है, 18 जुलाई को किस नोबेल पुरस्कार विजेता की जो है वो जयंती होती है? तो 18 जुलाई को देखिए नेल्सन मंडेला जी की जयंती होती है। और नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि नेल्सन मंडेला जो इंटरनेशनल डे है ये कब मनाते हैं? तो आपका आंसर है 18 जुलाई, ठीक है। तो दो तरीके से क्वेश्चन ये बन सकता है। देखिए, नेल्सन मंडेला जी को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो इन्होंने शांति के लिए और मतलब एक तरीके से आपस में प्रेम से रहें, शांति से इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करे थे। दुनिया भर में इनको जाना जाता है। और ये साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। और 1993 में उनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका में देखो रंग भेद बहुत चलता था, काले गोरों का बहुत भेदभाव हो जाता था। 1994 से लेकर 1999 तक ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। इन्होंने बहुत अच्छे अपने काम लाइफ में काम करे, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा याद किया जाता है, ठीक है। अगली बात, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने एक उच्च गति वाली मैगलेव ट्रेन शुरू की है और जो कि 600 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति प्राप्त कर सकती है? ट्रेन का नाम क्या है? मैगलेव ट्रेन। ये ट्रेन 600 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी जा सकते हैं। और इस ट्रेन को भाई डेवलप किसने किया है? चीन ने। तो ये चीन की एक हाई स्पीड ट्रेन है जो कि चुंबकीय उत्तोलन मैगलेव पर काम करते हैं। इसी के लिए उसी पे इसका नाम मैगलेव रख दिया गया। ये जो प्रोजेक्ट था वो चीन ने 2016 में लॉन्च किया था। और इसका जो प्रोटोटाइप था वो 2019 में तैयार हो गया था। फिर इस पर काफ़ी टेस्टिंग वगैरह करी गई। 2020 में इसका परीक्षण भी करा कर अब इसको फाइनली चालू कर दिया गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? चीन। इसके बाद किस भारतीय संगठन ने एक अनुकूलित अंतरिक्ष थीम वाले व्यापारी कार्यक्रम की शुरुआत करी है? तो भाई देखो अंतरिक्ष आ गया है और भारतीय संगठन की बात हो रही है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे इसरो, ठीक है। इसरो के द्वारा ही इस कार्यक्रम की शुरुआत करी गई है।
इसरो की फुल फॉर्म हिंदी में है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, याद रखिएगा। अब ये क्या है ये प्रोग्राम? देखो इस प्रोग्राम में क्या होगा ना, अगर कोई भी ऐसे लोग हैं जो इसरो के मिशन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं या उससे बहुत प्रभावित हैं या इच्छुक हैं, तो उनके लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मॉडल्स हैं, टी शर्ट्स हैं जो कि सारी प्रिंटेड होंगी, स्पेस थीम वाले गेम्स होंगे, यहाँ पे ऐसे टॉयज़ होंगे जो कि साइंस से रिलेटेड हैं। तो वो सब लोग जो है वो इस प्रोग्राम के तहत ये चीज़ें खरीद सकते हैं। इससे देखो क्या होगा, जितने छात्र हैं, बच्चे हैं और जो लोग हैं उनके बीच अंतरिक्ष विज्ञान यानी जो स्पेस साइंस हो गया या टेक्नोलॉजी आ गया, इसके बारे में जागरूकता बढ़ेगी, वो रुचि लेंगे इसके बारे में जानने की। तो ये है ये प्रोग्राम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन से राज्य ने आकांक्षा नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो आकांक्षा नाम से जो पोर्टल है ये लॉन्च किया है आपका कर्नाटका की सरकार ने। बात करते हैं अगर इस आकांक्षा पोर्टल की जो कर्नाटका ने शुरू किया, देखिए ये पोर्टल जो है वो राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं और दानदाता है, उनकी मदद करेगा। मतलब क्या है कि अगर आप कहीं भी कोई डोनेशन देना चाहते हो तो उसमें पारदर्शिता लाएगा, ट्रांसपेरेंसी लाएगा, आपको पता चल सकेगा कि कोई आपका जो डोनेशन है वो कहाँ जा रहा है, किसको इसका फ़ायदा मिल रहा है। तो लोग और ज़्यादा डोनेट करना चाहेंगे क्योंकि उनको पता होगा सारी चीज़ें। कर्नाटका की राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और गवर्नर कौन है यहाँ पे? थावरचंद गहलोत। अगला क्वेश्चन है, जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान जो है वो किस संस्थान ने की पहल है? तो ये जो है शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। इसके तहत देखो यहाँ पे एक तरीके से जो 45 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग हैं उनको टीकाकरण वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पे एक तरीके से जागरूक करना है और इसके तहत लोगों को सलाह दी जाएगी कि आप निर्धारित मतदान केंद्र पर खुद को जाके जो है वो वैक्सीनेशन करवाएं। अगला क्वेश्चन है, 2021 में G7 की अध्यक्षता किस देश के पास है? तो इस बार जो अध्यक्षता करी है वो किसने करी है? तो आंसर है यूके, यूनाइटेड किंगडम के पास थी इसकी अध्यक्षता। यूके के पास अध्यक्षता थी और इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तो काफ़ी सारे जो देश हैं इनको भी आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट है, अनूप चंद्र पांडे को किस संवैधानिक पद पर नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में इनको अपॉइंट किया गया है चुनाव आयुक्त के पद पर। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि हाल ही में चुनाव आयुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है अनूप चंद्र पांडे। दोनों तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। इसके बाद है विवाटेक, जो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी है, विवाटेक ये इस तरीके से इंग्लिश में लिखा जाएगा। ये जो टेक्नोलॉजी है इसके एक कॉन्फ्रेंस हुई है, इसकी मेजबानी कौन से देश ने करी है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रांस। विवाटेक देखिए जो कि पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था, ये 2016 से आयोजित किया जा रहा है और ये दुनिया भर में जो नवाचार हैं, कुछ चीज़ आप नया शुरू करना चाहते हो, कोई आपका स्टार्टअप है, उसको समर्पित है। तो इसमें देखो भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री जी ने इसमें भाषण भी दिया था और काफ़ी चीज़ों पर प्रकाश भी डाला गया था। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे भारत। तो भारत ने जो है वो इसकी मेजबानी करी है, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि संगठन ने सुसाइड वर्ल्ड वाइड 2019 की जो रिपोर्ट है वो दी है। इंग्लिश में भी इसको यही लिखा जाएगा, सुसाइड वर्ल्ड वाइड। ये रिपोर्ट किसने दी है? तो आंसर है WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस रिपोर्ट से पता चला कि लगभग 77% जो आत्महत्याएं होती हैं वो निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं और ज़्यादातर इसमें जो 15 से 19 साल के बच्चे हैं वो मेनली जो है वो सुसाइड करते हैं। WHO की स्थापना देखिए 7 अप्रैल 1948 को, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला है, मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना, ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा लागू की गई है? तो आंसर है यहाँ पे दिल्ली। दिल्ली ने जो है वो इस योजना को शुरू किया है। अब इसके तहत क्या किया जाएगा? देखो इस योजना के तहत जो परिवार हैं जो जिन्होंने कोविड-19 के दौरान अपने परिवार का कोई एक सदस्य खो दिया, उनको 50,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी और यदि मृतक सदस्य परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था, मान लीजिए जिनकी भी डेथ हुई कोविड में, वो ही कमाने वाले अगर थे, तो उनको यहाँ पे अतिरिक्त 2500 रुपये प्रति माह भी दिए जाएंगे ताकि उनकी जो आजीविका है वो चलती रहे। इसी में अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए हाल ही में एक विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली राही सरनोबत
किस खेल में भारतीय का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो अभी हाल ही में इन्होंने देखो स्वर्ण पदक जीता। चलिए, तो हमें पता चल गया ये क्रोएशिया में हुई थी, एक शूटिंग विश्व कप हुआ था, वहाँ पे इन्होंने 25 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता था। इस टूर्नामेंट में भारत का पहला स्वर्ण पदक था। तो आप समझ ही गए इनका संबंध किससे है, इनका संबंध है शूटिंग से। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्होंने 25 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता था और शूटिंग के लिए इनको अर्जुन पुरस्कार भी दिया जा चुका है। इसके बाद है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ये हर साल कब मनाती हैं? तो 3 मई को ये हर साल बनाया जाता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में इस दिन जोर दिया जाता है और 1993 में एक प्रस्ताव पारित किया गया था इस दिन को मनाने के उद्देश्य से। इसके बाद है आयरन डोम, जो भी हाल ही में खबरों में रहा था। किस देश के द्वारा विकसित एक डिफेंस सिस्टम है? तो भाई ये इजराइल का एक डिफेंस सिस्टम है। देखो आयरन डोम कैसा है, एक डोम की तरह ही है। अगर मान लीजिए कोई बाहर से हमला होता है, एरियल अटैक होता है, हवा में हमला होता है, तो ये उस हमले को मार गिराता है पहले ही ज़मीन पे आने से। तो इसका उपयोग देखिए रॉकेट, तोपखाने के साथ साथ अगर विमान, हेलीकॉप्टर का मुकाबला करने के लिए किया जाता है। तो काफ़ी अच्छा डिफेंस सिस्टम है जो कि इजराइल ने डेवलप किया है। इसके बाद है एंड्रिया मेजा, जो हाल ही में मिस यूनिवर्स का इन्होंने ताज पहना था। बताना है कि ये कौन से देश से संबंधित है? ये है मैक्सिको से हैं। तो मैक्सिको जो है वो किस देश से थी ये? तो 26 ईयर ओल्ड है, मैक्सिको की एंड्रिया मेजा। फ्लोरिडा में हुआ था मिस यूनिवर्स का ताज, जो कि 2020 में होने वाला था, बट बिकॉज ऑफ कोविड नहीं हो पाया। तो इस साल ये हुआ जिसमें एंड्रिया मेजा बनी मिस यूनिवर्स। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। जो आज का हमने क्वेश्चंस कंप्लीट करी है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। धन्यवाद।